सीधा चलता हूं तहसीन पूनावाला के पास। तहसीन पूनावाला जी, मुझे बताइए एक बात, कांग्रेस पार्टी ने शाहीन बाग का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी पालघर के मुद्दे पर खामोश है, कांग्रेस पार्टी ने आज तक ये नहीं कहा कि मौलाना साहब इतनी बड़ी गलती करके कहां छुपे हुए हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल वायरस फैला रही है। बताइए, कम्युनल वायरस जफरुल इस्लाम ने फैलाया या भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया? तहसीन पूनावाला जी, और कैटेगोरिकल बताइए, संतों की मॉब लिंचिंग के मामले में आपकी पार्टी खामोश क्यों है? सर, आपने 3 सवाल पूछे, तीनों का जवाब मैं दे दूंगा। सबसे पहले जफरुल इस्लाम का सवाल, उपराज्यपाल सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी की बात सुनते, होम मिनिस्ट्री की बात सुनना ही पड़ता उनको। उपराज्यपाल जी ने अभी तक उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उपराज्यपाल जी उनको सस्पेंड करे और दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के नीचे उनको अरेस्ट करे। दिक्कत क्या है? कोर्ट जाने की भी दिक्कत क्या थी? ये तो सेल्फ सर्विंग एफआईआर होता है, सेडिशन का केस पुलिस खुद संज्ञान ले सकती, लेकिन अमित शाह जी ने संज्ञान नहीं लिया। क्यों नहीं लिया संज्ञान? अमित शाह जी ने इसलिए संज्ञान नहीं लिया ताकि न्यूज चैनल्स पर आप कोविड डिस्कस ना करो, हिंदू मुसलमान डिस्कस करें। ठीक उसी तरह जैसे अमित शाह जी ने मौलाना साहब को परमिशन दी, उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया, अमित शाह जी की पुलिस ने दी और अजीत डोभाल साहब ने उनको भगाया। अब तीसरी बात, पालघर की मॉब लिंचिंग का सिंपल सॉल्यूशन है, आज अभी इसी वक्त जो मॉब लिंचिंग का कानून कांग्रेस के राज्यों ने बनाया, आदेश के राष्ट्रपति से साइन करे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट की हम सब इज्जत करते हैं, वानी यास्मीन मेरी वकील थी, हम इज्जत करते हैं, करिए साइन आप उसको। अमित शाह ने जी ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, हम कानून नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? बनाए मॉब लिंचिंग पे कानून। आपको नहीं बनाना है क्योंकि बीजेपी के लोग मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए, वहां पर एनसीपी के लोग थे, कई सारे आपके कॉमरेड मित्र थे, वहां पे कट्टरपंथ और वामपंथ और कन्वर्जन का कॉकटेल है, मैं आपको बता दूंगा वो रिपोर्ट पूरी। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, सवाल यहां पर यह उठता है कि जब सीधे जवाब नहीं है तो दूसरे पर आरोप लगा दो, 4 उंगलियां अपनी तरफ नहीं उठती है क्या तहसीन पूनावाला की? नहीं, आज देखिए, मेरे अच्छे मित्र हैं तहसीन जी, मैं बहुत पहले से इनके साथ डिबेट करता हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पीआईएल इत्यादि भी करते हैं। इसलिए आज आप देखिए, ये ना तो मौलाना साद को डिफेंड कर रहे हैं और ना ही जफरुल इस्लाम खान जी को डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने डिमांड रखी है, 2 डिमांड रखी है। पहली डिमांड है कि साद साहब के माथे के ऊपर डंडे पड़ने चाहिए, क्यों नहीं डंडे पड़े हैं। दूसरा डिमांड है कि जफरुल इस्लाम खान साहब को अभी तक घसीट करके पुलिस सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाली है। दोनों डिमांड जायज है। देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, डिक्टेटोरियल कंट्री में नहीं है, इसलिए हम जानते हैं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। पहले केस हो रहा है, पहले हमने कंप्लेंट लिखाई है, कंप्लेंट लिखाने के बाद जो पूरा प्रोसीजर होता है, कोर्ट में जाना, उसमें रिप्रिमांड करना, एक सो कॉज नोटिस देना। आप देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी पहले सो कॉज नोटिस दिया है ताकि जफरुल इस्लाम साहब अपना भी जवाब दे सके। हम ये कांग्रेस की इमरजेंसी की पीरियड में नहीं रहते हैं कि किसी को उठा के सर के ऊपर लेके जेल के पीछे डाल ले, मगर देखिए इतना जरूर होगा, क्योंकि आप कानून को समझते हैं तहसीन भाई, दोनों के माथे पे आपने कहा कि डंडे पड़ने चाहिए और घसीट के लेना चाहिए। हम घसीट के तो नहीं लेंगे किसी को, मारामारी भी नहीं करेंगे, मगर सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। ठीक, मौलाना कादरी, सवाल यहां पर यह उठता है कि क्यों यह सोच पनप रही है देश के अंदर, क्यों एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुसलमान तो परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं? क्यों? क्या आपको लगता है कि भारत में मुसलमान प्रताड़ित हैं? पहली बात तो यह है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, हो रहा है जुल्म। लेकिन मैं इससे पहले आप पर हुआ क्या ये बोलने के बाद? रहा सवाल कि हमको किसी और जगह जाकर अपनी विपदा नहीं सुनाना चाहिए, इसके पक्ष में मैं, हमारे अपने देश का संविधान है, हमारे अपने लोअर कोर्ट है, हमारे अपने हायर कोर्ट है, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट है। हम सारे साथ जो कुछ भी नाइंसाफी हो रही है, हमारे संविधान के साथ हम रहते हुए जमहूरी अंदाज में हमको ये नाइंसाफियों का मुकाबला। अच्छा, मौलाना कादरी साहब, आज खुलासा कर दीजिए कि आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई है? टीवी पर बैठे हैं, नेशनल टेलीविजन पर बात कर रहे हैं, अपना मत रख रहे हैं, आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई? अपनी केस स्टडी बता दीजिए मुझे। नाइंसाफी हुई है, सबसे पहली नाइंसाफी ये हुई है कि हमारे साथ कंटिन्यूअसली लिंचिंग होती गई, लेकिन आज तक लिंचिंग पे कोई कानून नहीं बनाया गया। हमारा जो हक एक भारतीय के हिसाब से हमें देना चाहिए, वो हमें हक नहीं दिया गया। बेवजह हमारे खिलाफ शिराज भाई मेरे साथ है, ठीक है, डॉक्टर पात्रा एक मिनट, मैं शिराज भाई के पास जाऊंगा। शिराज भाई भी एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। बता दीजिए शिराज भाई, प्रताड़ना आपकी हो रही है, कितने परेशान है, कितने हैरान है आप? अब किस देश को लिखेंगे? कुवैत को लिखेंगे, ओमान को लिखेंगे, सऊदी अरब को लिखेंगे? बताइए। भारत जैसे देश में दीपक जी,
दीपक जी, भारत जैसे देश में अगर मैं पैदा हुआ हूं शिराज कुरैशी, तो मैं इसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि मुझे भारत में पैदा किया, सीरिया में पैदा नहीं किया। मौलाना साहब को मैं बता दूं कि अगर आप सीरिया में पैदा हो जाते तो पता लग जाता कि आपके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। दूसरी बात, एक मैं हम भारत में है तो भारत की बात करेंगे, दूसरे देशों से हमें मतलब नहीं है। वो उस परंपरा के हैं जिस परंपरा में दाऊद इब्राहिम है। ये ध्यान में रख लीजिए, दाऊद इब्राहिम जिस तरह से पाकिस्तान की शरण में छुपा बैठा हुआ है, उसी तरह से ये शरण मांग रहे हैं उन देशों की, कुवैत जैसे देशों की, जो भारत से खुद शरण मांगता है। और वो देश ऐसे हैं जहां पे भारतीय मजदूरों को जब गुलाम बना के रख लिया जाता है, उनको बंधक बना के रख लिया जाता है, उनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं, तो भारत के विदेश मंत्री और भारत की सरकार उनको छुड़ा के लेके आती है। जफरुल इस्लाम साहब ये कहना भूल गए, मौलाना कादरी थोड़ा शिराज भाई को बात कहने दीजिए। कुवैत का वीजा चाहिए, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हुए इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की है। मैं तो कहता हूं कि इनके ऊपर वही धाराएं और वही सेक्शंस लगाना चाहिए जो कि दाऊद इब्राहिम के ऊपर लगे थे। क्यों? क्योंकि जफरुल इस्लाम एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और उनको लाखों मुसलमान फॉलो करते हैं। आप देखिए कि ट्रेंड देखिए, आप जब आप मीडिया में देखेंगे कि जफरुल इस्लाम के बयान के बाद मुसलमान युवाओं में कितना ज्यादा आक्रोश आ गया और उनको ऐसा लगने लगा कि मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हो रहा है। और ये मैं बड़े खोल के बात बता दूं कि भारत जैसा मुल्क, हिंदुस्तान जैसा मुल्क पूरे दुनिया में नहीं है जहां पे सबसे सुखी मुसलमान भारत में है। ये बड़े खुल के मैं आपको बताना चाह रहा हूं मौलाना साहब, इसको आप बड़े गौर से आप इसको नोट कर लीजिए। भारत में रहकर जितनी आप बदतमीजी कर सकते हैं ना, जितनी आप बदतमीजी कर सकते हैं, जितने शाहीन बाग आप खड़े कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में शाहीन बाग बना के दीजिए। अरे पाकिस्तान छोड़िए, आप सऊदी अरब में अगर आप शाहीन बाग जैसी हरकत कर देते तो अभी आप तो या तो आपके हाथ काट दिए जाते या गर्दन काट दी जाती है।